प्रदूषण, पोल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बॉर्डर्स को नहीं देखती है ना। ये हमारी हवा, हमारे पानी, हमारी मिट्टी, हर जगह है। पर अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर के देश इससे लड़ने के लिए एक साथ आ रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये संधियां आखिर काम कैसे करती हैं और हमारे प्लैनेट को बचाने में क्या वाकई कोई मदद कर रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदूषण जैसी इतनी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम से दुनिया लड़ती कैसे है। जवाब वैसे तो बहुत सिंपल है, एक साथ मिलकर। सीधी सी बात है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ही इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने का अकेला रास्ता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, एक्शन भी हो रहा है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है जनीवा, जहां हाल ही में दुनिया के लीडर्स 3 बड़े एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के लिए एक साथ आए। मकसद हमारी सबसे सीरियस पोल्यूशन प्रॉब्लम्स पर मिलकर काम करना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केमिकल्स और कचरे के उन अदृश्य खतरों की जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में शायद दिखते भी नहीं। और इस लड़ाई के 3 मेन हीरोज हैं जिन्हें ट्रिपल कन्वेंशंस भी कहा जाता है। ये हैं बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये तीनों मिलकर केमिकल पोल्यूशन से लड़ते हैं। तो ये BRS कन्वेंशंस असल में है क्या और ये करते क्या हैं? चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहले है बेसल कन्वेंशन। इसको आप खतरनाक कचरे के लिए एक तरह का बॉर्डर कंट्रोल समझ सकते हैं। 1989 से इसका काम ये पक्का करना है कि अमीर देश अपना खतरनाक कचरा, अपना टॉक्सिक वेस्ट गरीब देशों में न डंप कर दें। ये कंट्रोल करता है कि ये कचरा बॉर्डर्स के पार कैसे और कहाँ जाएगा। इसके बाद आता है रॉटरडैम कन्वेंशन। इसे आप खतरनाक केमिकल्स के ट्रेड के लिए दुनिया का इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म कह सकते हैं। मतलब कोई भी देश अगर कोई खतरनाक केमिकल इंपोर्ट कर रहा है तो उसे पहले से पता होना चाहिए कि उसके रिस्क्स क्या हैं। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करता है। और फिर तीसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल विलेंस के लिए एक ग्लोबल बैन लिस्ट की तरह है। इसका मेन टारगेट है POPs यानी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये वो जिद्दी केमिकल्स हैं जो सालों साल दशकों तक एनवायरनमेंट में टिके रहते हैं और धीरे धीरे हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। और हाँ, ये ट्रीटी सिर्फ कागज पर नहीं है, ये एक्टिव हैं, लगातार अपडेट होती रहती हैं। जैसे अभी हाल की मीटिंग्स में देखिए, बेसल ने POPs कचरे को मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस अपडेट की। रॉटरडैम ने 2 नए कीटनाशकों कार्बोसल्फान और फेंथियन को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया। और स्टॉकहोम ने खतरनाक कीटनाशक क्लोरोपाइरीफॉस को पूरी तरह बैन कर दिया। तो एक्शन हो रहा है। अब एक खास विलेन की बात करते हैं, पारा यानी मर्क्यूरी। एक ऐसा पोल्यूटेंट जिसकी एक दर्दनाक कहानी ने एक पूरी ग्लोबल ट्रीटी को जन्म दिया। ये है मिनामाता कन्वेंशन। इसका नाम जापान की मिनामाता बे में हुई एक भयानक त्रासदी पर रखा गया है, जहां मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी एक घटना ने पूरी दुनिया को मर्क्यूरी के खतरों के बारे में जगाया और फिर इंसानी सेहत और पर्यावरण को बचाने के लिए ये लीगली बाइंडिंग यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि बनाई गई। और ये कन्वेंशन वाकई में बदलाव ला रहा है। देखिए, हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 2034 तक दांतों में जो मर्क्यूरी वाली फिलिंग होती है ना, जिसे डेंटल अमलगम कहते हैं, उसे फेज आउट करने का प्लान बना है। ये एक ऐसा ठोस कदम है जिसका असर सीधे हम सबकी हेल्थ पर पड़े। तो एक जहरीले एलिमेंट से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसे संकट की जिसे हम हर दिन हर जगह अपनी आंखों से देखते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 460 मिलियन मीट्रिक टन इतना प्लास्टिक हर साल बनता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है और ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और उस 460 मिलियन टन में से पता है कितना रिसाइकल होता है? सिर्फ 9%। बाकी का सारा प्लास्टिक या तो लैंडफिल्स में दफन हो जाता है या फिर हमारे महासागरों और इकोसिस्टम में पहुंच जाता है। और यही इस संकट की असली जड़ है। अब इसी बढ़ती हुई प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बनाने की कोशिशें बहुत तेज हो गई हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, दशकों से इस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन 2022 में जाके फाइनली दुनिया ने एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया। और ये एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन इस पर सबकी सहमति बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बातचीत में एक बहुत बड़ा मतभेद है।
एक तरफ है 100 से ज्यादा देश जिनका ग्रुप है हाई एम्बिशन कोalition। इनका कहना है कि नए प्लास्टिक के प्रोडक्शन पर ही कैप लगाना, मतलब एक लिमिट लगानी जरूरी है। और दूसरी तरफ है सऊदी अरब, चीन और भारत जैसे कुछ लाइक माइंडेड देश जो प्रोडक्शन कैप का विरोध कर रहे हैं। और यही इस बातचीत की सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। अच्छा, अब जमीन और पानी से निकलकर उस हवा की बात करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। और इसके लिए चलिए भारत पर फोकस करते हैं एक केस स्टडी की तरह। IQ एयर की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि दिल्ली लगातार छठे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है, 6th ईयर इन अ रो। ये आंकड़ा अपने आप में एयर पोल्यूशन के संकट की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। तो सवाल है कि ऐसा क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह ये टेबल हमें बताती है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि हवा में PM 2.5 का सालाना लेवल 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि भारत का अपना नेशनल स्टैंडर्ड NAQS 40 है, मतलब 8 गुना ज्यादा। अब जब हमारे स्टैंडर्ड्स ही इतने ढीले होंगे तो जाहिर है प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ही। अब इस चैलेंज से निपटने के लिए कुछ बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग तरीके भी खोजे जा रहे हैं। एक उदाहरण है क्लाउड सीडिंग। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन दिल्ली में IIT कानपुर के साथ मिलकर इस तकनीक पर ट्रायल चल रहा है। इसमें होता क्या है कि बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे सब्सटेंस फैलाए जाते हैं ताकि आर्टिफिशियल बारिश हो, और वो बारिश अपने साथ पोल्यूटेंट्स को धोकर नीचे ले आए। तो चाहे वो केमिकल्स हों, प्लास्टिक हो या फिर हमारी हवा, साफ है कि पोल्यूशन के खिलाफ ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है और खत्म नहीं हुई है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये ग्लोबल ट्रीटीज तो एक स्टेज सेट कर देती हैं, एक फ्रेमवर्क बना देती हैं, लेकिन पोल्यूशन की इस कहानी का असली अंत कैसे होगा? इसका जवाब शायद इन संधियों में नहीं, बल्कि हमारे देशों के एक्शन में, बड़ी बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी में और हम सबके अपने चॉइसेस में छिपा है। ये लड़ाई अभी चल रही है और इसका क्लाइमैक्स क्या होगा, ये लिखना अभी बाकी है।